अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुका आजमी और हमारे साथ आज भारत से सुशील पंडित जी हैं, जिन्हें सभी लोग जानते हैं, हम टीवी पे भी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आ पाए, थैंक यू सो मच। खुशी हुई फिर से आपके शो में आकर। सर मुझे शुक्रिया। भी आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है और बात तो हम खैर जो है दोहा की और इजराइल की भी करेंगे, लेकिन उससे भी पहले सर आपका ताल्लुक कश्मीर से है और जाहिर है कि कश्मीर की बात कैसे ना की जाए, जबकि पाकिस्तान और भारत दोनों आपस में मैच खेल चुके हैं क्रिकेट का। तो आपके ख्याल से ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है या ये नहीं होना चाहिए था? वैसे जब तक भारत की गवर्नमेंट ना चाहती तब तक मैच तो सर नहीं हो सकता था। तो उसमें क्रिकेटर्स को बुरा भला कहना जो है आपके ख्याल से कहाँ तक सही है? इसलिए कि वो तो वही करेंगे जो गवर्नमेंट कहेगी, लेकिन उसके साथ ही साथ जो सिख यात्री पाकिस्तान आया करते हैं, गुरु नानक की जो डेथ एनिवर्सरी है उसके लिए उन्होंने आना था नवंबर में, तो उसके लिए मना कर दिया गया है गवर्नमेंट भारत की तरफ से, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया कि वो नहीं जा सकते। आप क्या कहेंगे कि ये क्या हो रहा है? कोई चीज खेली जा, मतलब गेम खेला जा रहा है तो फिर यात्री जो है उनको भी आने दें। हाँ, बात आपकी वाजिब है। मुझे तो उस दिन बहुत अजीब लगा था जब अभी ऑपरेशन सिंदूर को कहा गया कि चल रहा है और अटारी बॉर्डर पर तमाशा फिर से शुरू हो गया था। हम्म। अ, मुझसे अगर पूछा जाता, मैं तो इस मैच के लिए कतई राजी नहीं होता। मेरे ख्याल से ये मैच खेला जाना बिल्कुल जरूरी नहीं था, नहीं खेला जाना चाहिए था। सब कुछ बंद है। हम्म। आपकी फ्लाइट्स एक दूसरे के पास नहीं आ रही हैं, एक दूसरे की फिजाओं से नहीं उड़ रही हैं। आप जरूरी दवाइयां तक नहीं ले पा रहे या दे पा रहे हैं। आपने अपने सिफारत खाने आधे पौने कर दिए हैं। आपके सफीर एक दूसरे के यहाँ नहीं है, राजदूत एक दूसरे के पास नहीं है। सर मीडिया बंद आपकी है। जी, मीडिया बंद है सर। मीडिया तो मीडिया अभी मीडिया एक दूसरे का मीडिया। जी। शंघाई में हमारे प्रधानमंत्री ने आपके प्रधानमंत्री की तरफ झांक के नहीं देखा है। हम्म। दुआ सलाम तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में न जाने क्या मजबूरी थी, ऐसे कौन से कमिटमेंट्स थे जिनके कारण ये मैच खेलना पड़ा। तो हम तो उन लोगों को ये जवाब माकूल नहीं दे पाएंगे कि हमने किन मजबूरियों में ये मैच खेला। तो मैंने तो खुद ये मैच देखा नहीं, मैं देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन हाँ, जब आप खबरें उलटते पलटते रहते हैं तो आपको दिखाई सुनाई पड़ जाता है कि मैच में क्या हुआ। तो उससे तो मैं वाकिफ हूं, लेकिन मेरी रुचि, मेरा इंटरेस्ट, मेरी दिलचस्पी इसमें कतई नहीं थी। और पूरे देश में अगर आप ये राय शुमारी करते कि मैच खेला जाना चाहिए कि नहीं, तो देश भी इसके हक में नहीं था। दुबई का स्टेडियम खाली पड़ा हुआ था, वहां भारतीयों की कमी नहीं है। और शायद ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस मैच को देखने के लिए आप स्टेडियम तक भरा नहीं पाए। तो मुझे बिल्कुल। लगता है, जी। तो उस लिहाज से तो ये जो हुआ सो ठीक नहीं हुआ, लेकिन ठीक है। लेकिन सर कहीं ना कहीं जाकर आपको नहीं लगता कि बातचीत करनी पड़ेगी? ये जो स्पोर्ट्स है उसको भी जाहिर है खेलना ही होगा। और ये हम पहली बार तो लड़े नहीं है, पांचवी बार मेरे ख्याल है ये अटैक्स जो हैं, ये जंग तो मैं इसको नहीं समझती जो भी हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ बहरहाल जंग का ही नाम दिया जा रहा है। पांचवी बार हुआ है और अब कुछ और आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो सोचना होगा सर, कहीं डायलॉग पे तो जाना ही पड़ेगा, या आपको लगता है नहीं अब उसकी कोई जगह नहीं रह गई है? हाँ, नहीं, क्या क्या नहीं कर पा रहे हैं हम कि जिसके लिए आपसे बातचीत करने आए। हमारा कौन सा काम नहीं चल रहा है, कौन सी आफत है? तो और ये बातचीत करके देख ली ना, बहुत बातचीत करके देख ली, बिन बुलाए आ करके देख लिया, गले लग के देख लिया, हाथ मिला के देख लिया, बड़े बड़े रेजोल्यूशंस पास करके देख लिए, डिक्लेरेशंस होके देख ली, लाहौर में देख ली। मुझे नहीं लगता कि जब तक
ये जो छोटी छोटी चालाकियां हैं ना, कि हम ऐसा भी कर लेंगे और वैसा भी कर लेंगे, हम हाथ भी मिला लेंगे और पीछे से घाव भी दे देंगे, हम तिजारत भी कर लेंगे और दहशतगर्द भी भेज देंगे, हमने जिस तरह अमेरिका के साथ किया, उन्हीं से पैसे लिए और उन्हीं को घाव दिए, उन्हीं पे खंजर चलाए, ऐसा हम दुनिया में किसी के साथ भी कर लेंगे। ये छोटी मोटी चालाकियां थोड़ी बहुत चल पाती हैं, कभी कभी कुछ देर तक चल जाती हैं, लेकिन ये लंबे वक्त तक नहीं चलती हैं। और किसी की भलमनसाहत को, किसी की खुश अयान होने को, किसी के अच्छी नेक इरादे को उसकी बेवकूफी समझना, उसको एक मौका समझना और लगातार वही बेहूदगी करते रहना, ये देर तक चलता नहीं है और इसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर आपको नहीं लगता कुछ कंडीशंस होनी चाहिए जो भारत की गवर्नमेंट पाकिस्तान के आगे रखे, 2-4 पॉइंट्स कुछ दें कि जी आप ऐसा करेंगे तो हम बात करेंगे कुछ? ऐसा कह के भी देख लिया। अच्छा। एक वक्त था जब आपको मोटी मोटी फाइलें भेजी जाती थी, आपको सबूत भेजे जाते थे। एक तो ऐसा भी वक्त आया कि आईएसआई को ही बुला लिया अपने बेस पे कि आइए देखिए आपने कहां से सेंधमारी की है, कहां से लोग घुसे हैं, क्या क्या करके गए हैं। लेकिन वो वापस जाके कहते हैं जी हमने तो ये खुद ही पे कर लिया था। पहलगाम पे भी कहते हैं कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हमने खुद ही कर लिया था। आपके मुल्क में अभी भी लोग हैं जो कहते हैं मुंबई भी हमने खुद ही पे कर लिया था। वो तो कहते हैं कि अमेरिका ने 9/11 भी खुद ही पे कर लिया था। तो ऐसे लोगों को आप समझाना या उनके सामने शर्तें रखना या उनको कागज पे सबूत देना, इसका वक्त निकल चुका है। अब आपके आमाल कैसे हैं, आपका काम क्या है, आपकी कारकर्दगी कैसी है, आपके बोल कैसे हैं, वो जब दिखने शुरू होंगे तो दिखाई पड़ेंगे ना। जैसे आज दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे पहले दिखाई पड़ते थे, आगे भी दिखाई पड़ेंगे। जिस दिन लगेगा कि अक्ल आ गई है, होश ठिकाने आ गए हैं, समझदारी बन गई है, और ज्यादा दुनिया को बेवकूफ बनाया जाना अब मुमकिन नहीं है, तो वो दिख जाएगा तो फिर बात आगे अपने आप बढ़ेगी। बिल्कुल जाहिर है कि सर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की तरफ ही आ रही है और हमें ही साबित करना पड़ेगा कि हम अपनी सोच बदल चुके हैं या हम कुछ पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन सर अगर हम दोहा की बात करें, जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया, उसके बाद इजराइल का कहना है कि वो दोबारा भी कतर पे अटैक कर सकता है, आपको लगता है कि ये सही तरीका है हमास के लोगों से जान छुड़ाने का या हमास के लोगों को टारगेट करने का? जबकि इस वक्त जो गल्फ कंट्रीज हैं वो इस वक्त एक समिट कर रही हैं और जिसमें इसराइल के खिलाफ जो है वो कुछ ना कुछ प्लानिंग की जा रही है कि कैसे हैंडल किया जाए। ऐसे में भारत जो है, आप लोगों के फलस्तीन से भी ताल्लुकात हैं, गल्फ कंट्रीज से भी हैं और इसराइल से भी हैं, क्या भारत को मुश्किल आ सकती है बैलेंस रखने में? देखिए, वो भारत की सरकार जाने कि वो कैसे बैलेंस रखेगी। इसमें बहुत सी बातें हैं जो कही नहीं जाती, जतलाई जाती हैं, ये अपने अपनी सिफारती अंदाज होते हैं। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, ईरान ने आप पर मिसाइल मारी थी, याद है ना आपको? जी। जिसके जवाब में फिर आपने भी हमला किया था। अमेरिका भी आपके एबोटाबाद में घुस करके आया था ना, कोई नई बात नहीं है। उधर बाकी मुमालिक जो हैं, आप जिसको आप वेस्ट एशिया कहते हैं, वो तो लगातार ये सब करते आ रहे हैं। हाँ, अब एक बात है कि हमास को कहीं छुपने की पनाह मिले, जगह मिले, ये इजराइल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इजराइल भारत नहीं है कि जो दुबई या कराची में खेलते कूदते देख ले दाऊद इब्राहिम को और वो जिंदा रह जाए अब तक, या अजहर महमूद 25 साल पहले छोड़ा गया था कंधार हाईजैकिंग के बाद, वो अब तक जिंदा बच जाए, या भारत कोई एक नया कारण गढ़ ले कि साहब इसको स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट कहते हैं, तो आप मुंबई में आके घमासान करेंगे, कत्लो गारत करेंगे और हम उसका जवाब तक नहीं देंगे।
तो शुक्र है दुनिया में एक मुल्क है इजराइल जो 10, 20, 50 गुना नहीं 1000 गुना जवाब देता है। और मैं तो ये सालों से कहता आ रहा हूं, जब जब मौका मिलता है कहा है कि दुनिया की और देश की अब जिहाद को लेकर कोई सब्र बचा नहीं है, कोई पेशेंस बची नहीं है। और इसका जब जवाब आएगा, इसके जब नतीजे भुगतने पड़ेंगे तो लोग छाती पीट लेंगे। और आप देख रहे हैं कि गजा में क्या नतीजे भुगते जा रहे हैं। और कतर को भी ये कभी ख्वाबो ख्याल में इम्कान नहीं था कि वहां पर भी इजराइल घुस के मारेगा। इजराइल के एक थरोफेयर में एक बस पर हमला हुआ तो इजराइल घुसा वहां, और उसने वो तस्वीरें भी दिखाई जिसमें 7 अक्टूबर के कार्नेज के बाद यही लोग कैसे जश्न मना रहे थे। मैं तो कभी नहीं भूलूंगा कि आप पालने में बच्चों को मार दें, आप जवान बेटियों के साथ वो हरकतें करें, उनके नंगे जिस्म नचाएं, उनकी मरी हुई लाशों पर पांव रखकर नाचें कूदें, और पूरा का पूरा गाजा उठ करके वहां तालियां बजाए, सीटियां बजाए, आपका खैर मकदम करे, आपको शाबाशी दे। आप बालों से पकड़कर घसीटें नंगे बदन लड़कियों को। ये दुनिया ने देखा क्या हुआ, कैसे बच्चे मारे गए, बूढ़े अगवा कर लिए गए, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इजराइल से क्या तवक्को रखते हैं आप? वो लोग बहुत भुगते हुए लोग हैं। अभी 100 साल नहीं हुए उन्होंने 6 मिलियन जूस, कम नहीं होते हैं, गंवाए केवल यहूदी होने के कारण। वो ऐसा बार बार होते नहीं देखेंगे। इनमें से कुछ तो सर्वाइवर्स हैं होलोकॉस्ट के, जिनको पकड़ करके ले जाया गया या मारा गया। उनकी आंखों के सामने उनके बच्चे कत्ल हुए, उनके माँ बाप कत्ल हुए। पहलगाम में क्या हुआ? यही हुआ ना, बच्चों के सामने उनके बाप कत्ल हुए, औरतों के सामने उनके शौहर कत्ल हुए। तो इस दरिंदगी का जवाब जब अच्छा खासा आएगा, जब माकूल जवाब आएगा, तब फिर ये याद नहीं रहेगा किसी को कि ये किस बात का जवाब है। फिर इस बात पे छाती पीटी जाएगी कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये बर्बरता क्यों हो रही है। अरे बर्बरता अचानक नहीं उतर आती है आसमान से। बिल्कुल सही, लेकिन सर इजराइल ने भी तो 17,000 बच्चे मार डाले। मतलब मैं मानती हूँ कि बिल्कुल हमास ने जो किया था बिल्कुल गलत किया था और हमास को सजा मिलनी चाहिए, उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर करना चाहिए, जो अक्सर लोग जो है इस्लामिक कंट्री के या कोई मुस्लिम है वो नहीं मानते कि वो उसको डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन होना चाहिए। लेकिन सर जवाब में आप 17,000 बच्चे 18,000 बच्चे मार देंगे और इतने ज्यादा लोगों की, बाकी जो उनके पेरेंट्स हैं या बड़े हैं उनकी जाने लेंगे, तो वो भी तो एक तरह से जुल्म ही है ना, वो भी तो एक तरह से गलत है। आप सही कह रही हैं। मैं एक फोन कॉल ले सकता हूँ? आप बाद में एडिट जी कर देंगे इसको? जी 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 है। और जी। मैं इस पर इजराइल का जवाब सुनता आ रहा हूँ। देखिए, इजराइल कह रहा है कि हमास अगर स्कूलों में और अस्पतालों में पनाह लेगा, अपनी आबादी को अपना कवच बनाएगा, अपने शील्ड बनाएगा, तो ये होगा ही। ये कितना ही अफसोसनाक क्यों ना हो, इससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि इजराइल तो छोड़ेगा नहीं। अब रही बात कि कितने इन्होंने मारे और कितने इन्होंने मार दिए, आप मुझे बताइए कि इसका क्या हिसाब किताब है कि कितने बच्चे मारे जाने पर कितने बच्चे मारे जाने चाहिए। एक रेप होने पर या मास रेप होने पर क्या रेप होने चाहिए? अगवा किए जाने पर कितने अगवा, मतलब ये कौन सा पहाड़ा है कि 2 दूनी 4 होता है और 4 दूनी 8 होता है। इजराइल ने एक फौजी छुड़ाने के लिए 1000 रिहा किए थे, 1000।
तब किसी ने प्रोपोर्शन नहीं पूछा था कि ये क्या किस प्रोपोर्शन में है। तब किसी ने हिसाब किताब नहीं मांगा था। उनको जानों की कीमत मालूम है। तो अपने एक अगवा फौजी को छोड़ने के लिए उन्होंने 1000 फिलिस्तीनी जेलों से रिहा किए थे, जिनमें से बहुत से खूंखार दहशतगर्द भी थे। याहिया सिनवार उनमें से एक था। ठीक है। अब वो 1200 जानों के बदले गिन के सिर्फ 1200 जान लें और फिर वो कहें कि फिलिस्तीनियों को कि आओ अपनी अब बेटियां छोड़ जाओ, हम उनके साथ वही करेंगे जो आपने हमारी बेटियों के साथ किया था। अब आप अपने कुछ बूढ़े माँ बाप छोड़ जाओ, हम उन्हें अगवा करके रख। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। इजराइल यहां हिसाब किताब लगाने नहीं बैठा है कि इतने मारे थे तो इतने मारे। वो हमास को ठिकाने लगाने बैठा है। और अगर हमास छुपेगा खानदानों के पीछे, बच्चों के पीछे, स्कूलों और अस्पतालों के पीछे, मरीजों के पीछे, तो इजराइल रुकेगा नहीं। इजराइल रुकेगा नहीं। और अगर आप सौदा करेंगे कि हम तब तक अपने ये बंधक नहीं छोड़ेंगे, अपने हॉस्टेजेस नहीं छोड़ेंगे जब तक आप ये ना करें और वो ना करें, तो इजराइल कहेगा कि आप इन्हें रखिए, जब तक रख सकते हैं, हम इसकी भी कीमत वसूलेंगे। देखिए, मैं खुश नहीं हूं उस आउटकम से जो गाजा में हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं, मैं समझ सकता हूं कि ये क्यों हो रहा है। इतना तो मैं कह सकता हूं कि मुझे समझ आता है। आप इनके ओलंपिक टीम को भेड़ बकरियों की तरह कत्ल कर देते हैं म्यूनिख में, और लेकिन ये सिर्फ चुन चुन के उन लोगों को पकड़ते हैं, मारते हैं जिन्होंने ऐसा किया था। तो प्रोपोर्शन में गिन करके, हिसाब किताब लगा करके तो इजराइल करता रहा है, आज भी कर रहा है कि जिन हमास के बड़े बड़े लीडरशिप ने जश्न मनाया था, वो भी उन्हें ही ढूंढते हुए आ रहे हैं। वो कोई बेहिसाब और बेतुका हमला नहीं कर रहे हैं, वो भी बड़े प्रिसाइज अटैक्स कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारी कोलैटरल डैमेजेस कम से कम हो, सिविलियंस कम से कम मरे। उनके निशाने पर भी लीडरशिप है। उन्होंने जिस तरह क्या नाम था इसका, इस्माइल हानिये को 6 पर्दों के पीछे से निकाल करके सिर्फ उसे ठिकाने लगाया, ये दिखाता है कि इजराइल प्रिसाइज एम करता है, कोशिश तो यही करता है। लेकिन सर इसमें कई बार निशाने छोड़ भी देता है, क्योंकि उससे कोलैटरल डैमेजेस बड़े होने के चांसेस हैं। ऐसा भी हमने पाया है। बिल्कुल। लेकिन सर इसमें अमेरिका का कोई रोल आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि अमेरिका तो जाहिर है कि इजराइल का साथ दे रहा है, और अब तो खैर इजराइल के अंदर से भी कई आवाजें उठ रही हैं कि अब मजीद आम सिविलियंस जो हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनकी जानें नहीं जानी चाहिए, ये भी कहा जा रहा है। नहीं, लफाजी तो होगी। देखिए, ये डिप्लोमेसी में हिपोक्रेसी जो है उसका एक बिल्कुल इनसेपरेबल हिस्सा है। आप दुनिया भर की डिप्लोमेसी में देखते हैं कि लोग कहते कुछ हैं, उसका मतलब कुछ होता है, नतीजा कुछ और निकलता है। ये एक ट्रैजिक सिचुएशन है, लेकिन ये है। और ये वही अमेरिका है जिससे डॉलर भी लिए और जिसको अफगानिस्तान में रास्ता भी दिया, और फिर जिसके फौजियों को आपने निशाने पे भी लिया। तो अमेरिका भी धीरे धीरे समझ रहा है कि उसको क्या बोलना है, कैसे सहलाना है और कैसे पीटना है, कैसे इजराइल की भी मदद करनी है और कैसे अरब ममालिक को भी साथ रखना है। तो ये जो चालाकियां हैं या ये जो मुनाफकत है, ये एक तरफा नहीं है। आप सोचिए कि हमास के लोग किस अय्याशी के साथ कतर में भी रहते हैं, तुर्की में भी रहते हैं, ईरान में भी लाल कालीन पर बुलाए जाते हैं और दुनिया भर में घूमते हैं, ट्यूनिस में होते हैं, इजिप्ट में होते हैं। तो ये चल रहा है और इजराइल इस पर नजर रखे हुए है। लेकिन मैं सच में, मुझे देखिए, लाख खामियां हो नेतन्याहू में,
लेकिन जिस तरह के दुश्मन से उसका सामना है, उसको दुश्मन जैसा होना पड़ेगा। जब तक वो उनको उन्हीं की हरकतों से, उन्हीं के तरीकों से जवाब नहीं देगा, होश ठिकाने आने वाले नहीं है। ये आज भी इन्होंने अपनी पूरी कौम को दरबदर कर दिया है गाजा में, और इजराइल कह रहा है कि आप हमारे बंधक छोड़िए, हॉस्टेजेस छोड़िए, तो हम सीज फायर करेंगे। लेकिन ये मान के राजी नहीं है। इन्हें अभी और डोज चाहिए। चाहिए तो लीजिए, चाहिए तो लीजिए। वो अगर ढीठ हैं तो इजराइल को ढीठ बनना पड़ेगा। अगर उन्हें तरस नहीं आता अपनी आवाम पर, अपनी कौम पर, तो इजराइल क्यों तरस खाने वाला है, मुझे समझाइए। इन्हें अब तक होश ठिकाने आ जाने चाहिए थे ना कि हमने बहुत बहुत बुरी हालत कर दी है अपने बच्चों की, अपने बुजुर्गों की, अपने स्कूलों की, अपने शहर की, अपनी आबादी की। ये समझ आ जाना चाहिए था ना अब तक हमास को। अगर उन्हें समझ में नहीं आया, अगर वो ढीठ के ढीठ बने हुए हैं, तो आप नेतन्याहू से क्या तवक्को रखते हैं कि वो पसीज जाएगा, तरस खाएगा? क्यों तरस खाएगा वो? बिल्कुल वो तो सही। कहता लेकिन है कि जो 9/11 हुआ वो 1/20वां हिस्सा था, 5% था जो इजराइल पे हुआ है उसका। क्योंकि अगर पॉपुलेशन के तनाजुर में देखा जाए, अमेरिका ने अगर 3000 जानें गंवाई हैं 300 करोड़ की आबादी में, तो 1200 जानें 1 करोड़ की आबादी में क्या प्रोपोर्शन रखती हैं? सिर्फ 1 करोड़ की आबादी में। तो वो तो कहता है कि ये हम पर 9/11 का 20 गुना ज्यादा बड़ा हादसा हुआ है, और अमेरिका ने ईंट से ईंट बजा दी थी। अफगानिस्तान पता नहीं कितने दहाइयां नहीं उभर पाएगा इससे, उस मार से। इराक का क्या हाल कर दिया था। पूरा मिडिल ईस्ट आज सर के बल खड़ा है। तो क्यों नेतन्याहू क्यों तरस खाएगा भाई? आपने क्या गुंजाइश छोड़ी है उसके लिए? और मैं हैरान हूं कि भारत किस दिन का इंतजार कर रहा है। अगर हमारे पास लीडरशिप आ जाए नेतन्याहू से आधी भी, तो देश के अंदर भी और देश के बाहर भी जो हमसे पंगा लेने वाले बैठे हैं, उन्हें समझ आ जाएगा। लेकिन सर बहरहाल बिल्कुल, लेकिन सर हर बात का के लिए इलाज जो है वो मेरे ख्याल है अटैक और लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस सिलसिले को रुकना चाहिए। जो कुछ फलस्तीन और इसराइल में हो रहा है, चाहे वो डायलॉग के जरिए हो, चाहे दूसरी बड़ी कंट्रीज आगे बढ़कर आए और इस लड़ाई को, इस तरीके से जो लोगों की मौत हो रही है उनको, उस चीज को रोका जाए, तभी कुछ आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे तो सर कोई भी तो कभी खत्म ना होने वाली चीज है। वो उन्हें मारते रहेंगे, ये उन्हें मारते रहेंगे। मैं आपसे पूरा इत्तेफाक रखता हूं आरज़ी जी, लेकिन इस वक्त हम जो इजराइल और गाजा फलस्तीनियों का हिसाब देख रहे हैं, आप सूडान में देखिए क्या हो रहा है। उस पर कोई टसुए नहीं बहाता। वहां तो गजा से 3 गुना बड़ी आबादी दरबदर है, भूखों मरने के कगार पर है, बेमौत मारी जा रही है। क्योंकि वहां मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, तो किसी के कान में जूं नहीं रेंगती। यमन में देख लीजिए क्या हाल है, बिल्कुल खाना ऐसे ही है। सीरिया में पिछले 12 साल से ईंट से ईंट बजी हुई थी, लोग मारे मारे घूम रहे थे। यूरोप जाने के लिए मेडिटेरेनियन में डूब मरने को तैयार थे। तो लेबनान का हाल देख लीजिए। क्योंकि वहां मुसलमान मुसलमान की गर्दन पर सवार है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंसानियत के ही तकाजे पर यह देखना था, तो आसपास और भी देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये केवल सिर्फ इंसानियत का तकाजा नहीं है, ये यहूदी बरक्स मुसलमान है, तो सारे मुसलमान मुमालिक खड़े हो गए हैं दोहा में
अरे उनकी बगल में सूडान में क्या हो रहा है, कोई एक लफ्ज बोल के राजी है? क्यों? क्योंकि वो काले हबशी हैं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। वहां एक तरफ असला आ रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट से और दूसरे फैक्शन को असला आ रहा है सऊदी अरेबिया से। वो खाली हाथ तो नहीं लड़ रहे हैं ना, वो पत्थरों और नाखूनों से नहीं लड़ रहे हैं, उन्हें पैसा और हथियार आ रहे हैं। सर ये डिवीजन तो है ओआईसी की कंट्रीज में भी सर, ये तो आपको देखने को मिलता ही है कि जो अमीर कंट्रीज हैं वो एक साइड पर हो जाती हैं, चाहे वो जो गरीब कंट्रीज हैं वो एक साइड पर होंगी, चाहे वो भी अरब कंट्रीज हो या ना हो। उन्होंने अपनी एक अलग ही, वो जैसे बोलते हैं ना 1.5 इंच की मस्जिद अलग ही बनाई होती है, और ये किसी के काम नहीं आते। मैंने आज तक ओआईसी को के मेंबर्स को कभी किसी के काम आते नहीं देखा। ये बैठेंगे, ये वहां पे वो बकरे शकरे खाएंगे सज्जी उज्जी बनाकर और उसके बाद निकल जाएंगे अपनी नहीं, अपनी उनके कंट्री लिए में। ये मुर्गों की लड़ाई है साहब। सूडान में एक फैक्शन को एक फंड कर रहा है, दूसरे फैक्शन को दूसरा फंड कर रहा है, और मुंह सी के बैठे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, धुले पूछे बैठे हैं। इनसे पूछे, ये कतर में इकट्ठे हुए थे, सिर्फ एक मिसाइल दागी है या 2 मिसाइलें दागी हैं कतर के एक घर पर, एक विला पर, तो ये सब सर के बल भागते चले आए हैं, कलाबाजियां खाते। इनकी बगल में सूडान 2 साल से सुलग रहा है, तहस नहस हो गया है। अरे साहब, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। यमन में तो सऊदी अरेबिया ने कहा था ना पाकिस्तान से कि आप ही आइए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ने कहा था पाकिस्तान को, आइए जरा हम यहाँ हूतियों को संभालते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान तो किराए की आर्मी है, वो तो जॉर्डन में सर भी, वो तो अभी भी सर पहुंचे अपनी खिदमत देने के लिए, अभी भी भागते हुए गए सबसे पहले। तो दिक्कत ये है कि ये सब मुनाफकत सामने आ जाती है जब आपके लिए एक जंग है और दूसरी जंग किसी भी सूरत ध्यान देने लायक, नजरसानी करने लायक वाकया नहीं है। तो इसलिए इसको कोई सीरियसली भी नहीं लेता है। इस वक्त भाषण होते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं, बड़े बड़े रेजोल्यूशंस पास होते हैं, हाथ मिलाए जाते हैं, बगल में कटोरा भी थमा दिया जाता है, कुछ भी होता है, अपनी उल्लू सीधा करने के लिए पहुंच भी जाते हैं, बगलगीर भी हो जाते हैं। इसलिए कोई सीरियसली नहीं लेता है, कोई सीरियसली नहीं लेता है। बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है सर, और यहाँ पर भी सिर्फ यही लग रहा है कि मीटिंग्स होंगी और बस कुछ बातें की जाएंगी इसराइल के बारे में, लेकिन इसका जो हल है वो किसी तरफ से आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। जी, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात। सेम शुक्रिया। है सर, थैंक यू, शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।